हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, इससे पहले मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ठीक है। लेकिन अब 3 और 4 चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो तीसरा चैप्टर आपका है वैद्युत रसायन और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतकी, इन दोनों चैप्टर के लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। देखिए स्टूडेंट, जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका तीसरे चैप्टर से होगा, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके चौथे चैप्टर से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको पता है कि वैद्युत रसायन में जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो सेल में भरे होते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य जो है प्रबल तथा दुर्बल 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों को आपको उदाहरण के साथ समझाना है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, प्रबल विद्युत अपघट्य ये होते क्या हैं? वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो जलीय विलयन में, ठीक है, या कोई अन्य अगर हम ध्रुवीय विलायक ले लें, इनके साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाएं, उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो किसी जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये है डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? जैसे कोई जल ले लीजिए आप लोग, अब उसमें अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्य को डालेंगे तो वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे, यानी कि उनके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे इसका उदाहरण। अभी समझ में आपके आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा उदाहरण है, ठीक है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण हैं जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 है NaCl, NaCl। दूसरा है KCl, ठीक है। NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद आपका है इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब जो होते हैं ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम NaCl को हम जलीय विलयन में, ठीक है, किसी जलीय विलयन में अगर हम इसे डाल दें सोडियम क्लोराइड को, तो होगा क्या? ये आयनित हो जाएंगे, यानी कि Na+ आयन अलग हो जाएगा, Cl- आयन अलग हो जाएंगे, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। उदाहरण NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH आदि, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये क्या होता है? तो ये उसका उल्टा है। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि ये जलीय विलयन या किसी ध्रुवीय विलायकों के साथ बने जलीय विलयन में इनका आयनन बहुत कम होता है, ये आयनित बहुत कम होते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जांपल समझिए तब समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या क्या है। जैसे आपका CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। उसके बाद में आपका है NH4OH, NH4OH, ये आपका है एसिटिक एसिड NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में आपका H2CO3 है, ठीक है। उसके बाद में आपका H3BO3 है और HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये सब जो होते हैं ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। नाम पता चल गया। तो ये सब आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे CH3COOH, NH4OH, H2CO3, H3BO3 एंड HCN, ठीक है। तो ये होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो कि रासायनिक बलगतकी चैप्टर का है।
फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक का। और आपको पता है जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक वो न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस है, यानी कि न्यूमेरिकल्स इससे ज्यादातर पूछी जाती हैं। सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया है और 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि यहां पर अर्धायुकाल आपको दिया गया है 50 सेकंड, आपको निकालना है वेग स्थिरांक। तो देखिए अर्धायुकाल को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। देखिए हम लिखेंगे अर्ध आयुकाल, ठीक है, मतलब कोई अभिक्रिया आधा कब पूरा होता है, ठीक है, वही अर्धायुकाल है। तो अर्धायुकाल को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ इक्वल टू हमें दिया गया है 50 सेकंड, ठीक है, 50 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक इसको हम डिनोट करते हैं के से, स्मॉल के से, ठीक है। इसको हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसका एक फार्मूला होता है वो याद रखिएगा कि k इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ। टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से न्यूमेरिकल आपका लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ के स्थान पर हम लिख देंगे 50। क्या लिख देंगे, 50, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर k इक्वल टू, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे दशमलव आपका है, ठीक है, इस दशमलव को हम इधर लाना चाहते हैं 6 और 9 के बीच में। तो क्या है, हम एक अंक जो है राइट आ रहे हैं, तो यहां पर आपका ये तो हो जाएगा 6.932, लेकिन आपका 10 की पावर -1 से गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इस तरफ आ रहे हैं तो 10 की पावर -1 से गुणा होगा, अगर हम इस तरफ जाते तो 10 की पावर +1 से गुणा होता, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, जब हम एक अंक दशमलव को यहां पर लाएंगे तो 10 की पावर -1 से गुणा होगा। नीचे आपको हम 50 को लिख सकते हैं 50 गुणे 10, ठीक है, 5 गुणे 10 यानी कि 50, 5 2 50, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, 6.932 अपान, देखिए यहां पर हम एक मान सकते हैं, 10 के ऊपर एक हमेशा रहता है, 5 इंटू 10 की पावर -1 ऊपर है, और ये जो नीचे 10 की पावर +1 है ये भी ऊपर जाएगा, तो नीचे +1 है ऊपर जाएगा तो -1 ये भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं डीपली समझा रहा हूं, या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, ठीक है। यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू, देखिए 6.932, इसको काटते हैं, पहले चलिए ऐसे लिख देते हैं 6.932, आप यहीं पर काट भी सकते थे, अपान 5 इंटू 10 के पावर -1 और -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक और एक जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो 10 की पावर -2। अब इसको कट करते हैं, 6.932 को 5 से, तो आपका जब इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 1.38, कितना आएगा, 1.38, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे k इक्वल टू 1.38 गुणे 10 की पावर -2, और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यही है आपका वेग स्थिरांक। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला है ये, ठीक है, अर्धायुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध का ये फार्मूला है। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये भी तीसरा क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है, जो कि चौथे चैप्टर का ही है, रासायनिक बलगतिकी का ही। और ये चैप्टर इतना ज्यादा ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, और ये थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल भी है। तो सिर्फ समझिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, जब आप पहली बार सीखेंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद सब कुछ सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यहां पर क्या है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, यानी कि अर्धायुकाल दिया गया है। तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग है, आप समझिए, धीरे धीरे समझिए क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल पढ़ा आपने, अब देखिए क्या कहा गया, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है,
यानी कि हमें दिया है टी हाफ, यानी कि अर्धायुकाल इक्वल टू कितना दिया है बताइए, समझिए धीरे धीरे, 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट। अब यहां से हम लोग वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। वेग स्थिरांक को हम के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू एक फार्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया 0.6932 अपान टी हाफ, टी हाफ बताया अभी फार्मूला मैंने, याद रखिएगा वो फार्मूला, कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो। के इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.6932 अपान 100। ठीक है, कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इतना हमारा के आया। हमें निकालना क्या है कि बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा, यानी कि हमें निकालना है समय। ठीक है, हमें टी निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, चलिए जानते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए यहां पर एक फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। देखिए लॉग देखकर मत डरिएगा, अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी है समय जो हमें इसमें निकालना है, ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा, ए माइनस एक्स है जो कुछ समय बाद, ठीक है, मात्रा। ठीक है, यानी कि टी समय पश्चात मात्रा, अभिकारक की मात्रा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ए हम जानते हैं कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए, माना, ठीक है, माना प्रारंभिक मात्रा, माना प्रारंभिक मात्रा इक्वल टू ए। ठीक है, इक्वल टू ए। अब ए माइनस एक्स क्या है, टी समय पश्चात बची हुई मात्रा, तो हम लिखेंगे टी समय पश्चात बची हुई मात्रा, बची हुई मात्रा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए माइनस एक्स से। ठीक है, ए माइनस एक्स। तो देखिए ए माइनस एक्स हमें कितना दिया गया है बताइए, देखिए क्या दिया गया है ऊपर, न्यूमेरिकल पढ़िए पहले, यहां पर दिया गया है। तो बताइए कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा, यानी कि टी समय पश्चात हमें बची हुई मात्रा दी गई है, अपनी प्रारंभिक मात्रा कितनी है ये, और इसका 1/4 यानी कि ये इंटू 1/4, 1/4 तो कहा गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a/4। तो a माइनस एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं a/4, क्योंकि टी समय पश्चात, टी हमें निकालना, टी समय पश्चात बची हुई मात्रा जो है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा की 1/4 है। तो देखिए प्रारंभिक मात्रा हमने मानी है a, इसका 1/4 तो a/4। ठीक है, अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये प्रथम कोटि की हम लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तभी समझ में आएगा। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला ये मैंने आपको बताया। ठीक है, के इक्वल टू 2.303 अपान लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। तो हम लिख देते हैं एक बार पुनः यहाँ पर, क्योंकि मैंने अलग से बताया था। तो के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम वैल्यू रखते हैं, के हमारी के की वैल्यू कितनी है, ऊपर हमने निकाली थी, ये देखिए 0.6932 अपान 100। तो इसको ऐसे लिख देंगे यहां पर 0.6932 अपान 100 इक्वल टू, इसको ब्लैक से कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए के स्थान पर ए ही रहेगा, ए माइनस एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये अपान 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपान 4। समझ में आया, देखिए ये माइनस एक्स हमने आपको बताया था कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, तो ये अपान 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे भी रहने देते हैं 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ए का 4 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 4a अपान ए। ठीक है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 4a अपान ए आएगा, क्योंकि ए के नीचे हमें 1 मानना है। अब सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो ए का 4 से गुणा होगा 4a अपान ए का गुणा 1 से होगा तो ए बचेगा। ठीक है, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, देखिए ऐसे आपको लगाना है धीरे धीरे समझ के। ठीक है, तो 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी। अब लॉग 4 आपका हो जाएगा ये,
log 4। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर कुछ हम क्रिएट करते हैं, वो समझिए। ऐसे आपको करना क्या है, यहाँ पर 0.6932 अपान 100 ऐसे रहेगा। ठीक है, इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2.303 अपान टी इंटू लॉग, इसको हम लिख सकते हैं log 4 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2, 2 log 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 2 गुड़े 2 इंटू log 2। ठीक है, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू log 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इतना हमारा आया। अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चूंकि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो यहां पर हम log 2 की वैल्यू पर इसको रख देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, फिर आपको समझना है 0.6932 अपान 100 इक्वल टू 2.303 अपान टी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्योंकि log 2 की वैल्यू इतनी होती है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम इसको इधर ले जाते हैं तो आपका ये हो जाएगा टी का इससे गुणा होगा क्योंकि तिरछा गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.6932 टी। ठीक है, टी का गुणा हो जाएगा और ये सब आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 0.3010। अब इन सबका हम गुणा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुणा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये 100 है, 100 को इससे गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 230.3। ठीक है, देखिए 2 अंक यहां से ये वाला यहां पर खसक आएगा। ठीक है, इंटू 2 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा दशमलव, यहां पर 0। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 0.602। ठीक है, आप लिख सकते हैं 0.602 अपान, ये वाला गुणे में है नहीं, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.6932। ठीक है, 0.6932। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा कर दिए 230.3 का 0.602 से गुणा कर देना है। तो देखिए जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा, आपका आएगा 138.641 अपान 0.6932। ठीक है, अब इतना आ गया। अब आप क्या कीजिए, इनको भाग दे दीजिए आपस में, तो जब आप इनको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 200। ठीक है, 200.001 ऐसे करके आएगा, लेकिन आप उसे अप्रोक्सीमेटली 200 मान सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 200 मिनट, क्योंकि मिनट में हमने लिया था तो ये मिनट आएगा। तो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल ये आपका सॉल्व हो चुका है। आप कह सकते हैं कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है तो 200 मिनट में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, नंबर 1 ये जो कि अर्धआयुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध है, दूसरा ये जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।